बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम बाराक ओबामा सदर जो अमरीकी सदर रहे और उन्होंने दो सदारती मुद्दत जो हैं वो वाइट हाउस में गुजारी। उनकी जो आप बीती है या सदारती याददाश्तें हैं, वो उसका मुख्तलिफ जो उसके हिस्से हैं उन पर जायजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब सदर ओबामा के दौर में यानी उनके इक़्तिदार में आने से कबल 2007 से उन्हें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आया वो था मुआशी बहरान। 2007 में इस मुआशी बहरान की इब्तिदा हुई और 2008 और 9 में वो अपनी इंतहा पे यानी पीक पर पहुंच चुका था। अब मुआशी बहरान वो क्या था? अब यकीनी तौर पर ये अगर इस पर तफसीली रोशनी डाली जाए तो ये खासा खुश्क मजमून होगा और इस पर फाइनेंस की फिर बहुत सारी इस्तेलाहात इस्तेमाल होंगी। मुआशी जो इसके टर्मिनोलॉजीज वो कारी की बात समझ में ये बात ना आ सके। इसे हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में किसी खास मौजू के तहत कि माशी बहरान सरमादारी निज़ाम में जब आते हैं तो उनकी नौइयत क्या होती है और उसके असरात कैसे। लेकिन सबसे अहम बात मुआशी बहरान जो हैं वो सरमादारी निज़ाम में क्यों पैदा होते हैं। वक्तन फ़ौक्तन ये आते हैं और फिर जो आम अफराद की जमा पूंजी होती है या जो उनकी सरमाकारी होती है उसे डुबो देते हैं। तो इस सरमादारी निज़ाम का ये खासा है कि उसमें मुआशी बहरान जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आते हैं। लेकिन ये इस वक्त मौजू नहीं कि सरमादारी निज़ाम में मुआशी बहरान क्यों आते हैं, बल्कि मौजू इस वक्त जो इस किताब से जो चंद इक़्तिसाबात और फिर उस पर अपना तबसरा पेश करना चाहूँगा वो ये कि ओबामा जिस वक्त उम्मीदवार थे सदारत के लिए तो उनके दौर में मुआशी बहरान की इब्तिदा हो चुकी थी। उस मुआशी बहरान की जो जड़ें हैं वो उस वक्त की जो रियल एस्टेट यानी कि जो जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो मार्केट है वो उसमें बेबस थी। अब जब ये मुआशी बहरान अपनी इंतहा तक पहुंचा उस वक्त सदर ओबामा भी व्हाइट हाउस में आ चुके थे। 2009 जनवरी में वो सदर बन चुके थे। अब उनके सामने मसला दरपेश था कि वो कैसे इस मुआशी बहरान को अमरीकी मईशत को मुआशी बहरान से कैसे वो खत्म करें, इसे बाहर निकालें। कहा यह जाता है कि उस मुआशी बहरान में $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका था। यानी इस कदर ये मुहीब और इस कदर ये खतरनाक मुआशी लिहाज से ये खौफनाक मुआशी बहरान गुजरा था अमेरिका की तारीख में। उसके असरात अगरचे पाकिस्तान में नहीं देखे गए लेकिन अमेरिका और यूरोप के दीगर बहुत सारे ममालिक और उनकी मार्केट्स पर इसके असरात इंतहाई गहरे थे। तो उनके सामने मसला ये था कि वो अब इससे कैसे निपटें। तो उस दौर में जिस शख्स को उन्होंने वजीर खजाना बनाया उसका नाम था टिमोथी गिथनर इंतहाई काबिल शख्स था, अहल था और उसकी जो मुआशी बहरान की जो साइंस थी उस पर समझ बूझ थी। लेकिन वो इस किस्म के जो सियासी मामलात हैं कि सियासी तौर पर या जो जब आपको रियासती ओहदा मिले कि आप मुल्क की जो निज़ाम है उसे संभालें तो इसका तजुर्बा नहीं था। तो अब पूरे इस सिनेरियो में सदर ओबामा के इक़्तिदार में आने से कबल उस वक्त जो सदर बुश थे उनके साथ एक मुआहदे पर वो तय हो चुका था कि उस मुआहदे के तहत जितने भी वहां पर जो एसेट्स थे यानी कि जो माली बैंक्स थे और जो इसमें कंपनीज थी उन्हें रिलीफ देने के लिए, उन्हें मुआशी असरात से निकालने के लिए एक पैकेज को अनाउंस किया गया जिसका नाम था ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम टार। अब इस पैकेज में $700 बिलियन का पैकेज रखा गया कि इस $700 बिलियन से जितने भी अदारे होंगे नुकसान में उन्हें निकाला जाएगा, उन्हें बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। लेकिन बादी नजर में यानी कि अगर देखा जाए तो इन मुआशी बहरान के जो असरात थे और जो इन बड़े बड़े अदारों के साइज को देखते हुए ये महसूस का ये पैकेज नाकाफी साबित होगा। तो अब इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। दूसरी जानिब जो माली अदारे थे उनके जो हिस्सेस की कीमत यानी स्टॉक्स की कीमत वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी। जिन बड़े बड़े अदारों जैसे मैरिल लिंच और लेमन ब्रदर्स जिनकी कीमत जो असासों की जो कदर थी वो $1000 बिलियन थी, तो वो 6 माह में उनकी वो $500 बिलियन हो चुकी थी। तो उनके जो स्टॉक होल्डर्स थे, जो बैंक्स थे, जो उनके शेयर होल्डर थे और जो अवाम की जानिब से बहुत ज्यादा प्रेशर हुकूमत पर बढ़ रहा था कि वो कुछ ऐसे इकदाम उठाएं कि वो इन अदारों को इस माली बहरान से निकाल सकें। दूसरी जानिब मसला ये था कि अगर हुकूमत किसी एक अदारे को पैकेज देती, बेल आउट करती, तो फिर
इसी कतार में दीगर अदारे भी आ जाते तो हुकूमत के लिए मुश्किल था कि वो कितनी अदारों को बचा सकती। मसला ये भी था कि हुकूमत पैसा कहाँ से दे रही थी, ये अवाम का पैसा था, अवामी टैक्स पेयर का पैसा था। तो शहरी जो थे इस बात से हैरान थे कि जो बड़े अदारे थे, माली अदारे थे, जिन्होंने माली बहरान से अरब भाग कमाए भी थे, और वो बड़े बड़े फंड्स, हेज फंड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या इक्विटी जो पेंशन फंड्स थे, बड़े बड़े फंड्स थे जिन्होंने, जिनके मैनेजर्स ने बहुत ज्यादा इसमें कमाई भी की थी रियल एस्टेट के इस कारोबार में। हुकूमत बजाय उन्हें मुरूद इल्जाम ठहराने और उनका मुहासबा करने या उनकी जो जांच पड़ताल करने के वो तमाम बोझ जो था वो सरकारी खजाने से अदा करने को तैयार दिखाई दे रही थी। तो अवाम का ये प्रेशर हुकूमत पे था, और हुकूमत पे दीगर अदारों का प्रेशर भी था। अवाम का प्रेशर हुकूमत पर इसलिए भी था कि अवाम चाहती थी कि जो $700 बिलियन का ये पैकेज है वो बजाय वॉल स्ट्रीट के जो माली इदारे हैं वो मेन स्ट्रीट पर खर्च किए जाए। अब मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट के दो इस्तिलाहात हैं जो फाइनेंशियल लिटरेचर यानी कि जो माली मीडिया है और लिटरेचर है उसमें इस्तेमाल होता है। मेन स्ट्रीट से मुराद है वो कंपनीज, वो कारोबार जो अशिया की पैदावार करते हैं और जो कारोबारी जो पैदावारी ज़राए में वो पाई जाती हैं। वॉल स्ट्रीट से मुराद वो तमाम अदारों का एक गठजोड़ या अदारों का एक ग्रुप जो मालियात का, पैसों का लेन देन करते हैं। अब उसमें बैंक्स भी शामिल हैं और उसमें दीगर जो माली अदारे हैं जो पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसमें शामिल हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये था कि वो $350 बिलियन जो हैं वो इन माली अदारों की बेल आउट यानी इनकी मदद करे वॉल स्ट्रीट पर, और $350 बिलियन से वो मेन स्ट्रीट पर खर्च करे। अब यहाँ पर अवाम का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए कि पैसा जो था वो स्टेट, हुकूमत अगर पैसा देगी तो स्टेट का पैसा होगा, अवाम जो टैक्स देने वाली अवाम है उसका पैसा था। अवाम का ये कहना था बजाय इसके कि पैसा आप इन माली अदारों पर खर्च करें, इन माली अदारों को डूबने दिया जाए, जो कुछ भी हो ये अपने अमाल की सजा पाएं, और जो ये पैसा है ये कंपनीज का टैक्स कम करके कंपनीज को दिया जाए ताकि वो लोगों को रोजगार दे सके, बेरोजगारी कम हो। और या फिर दूसरे तरीके से ये पैसा इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से बैंकों के जरिए ये पैसा अवाम को दिया जाए। जैसे आपने माली बहरान में पाकिस्तान में देखा कि मौजूदा हुकूमत ने जब ये बहरान फैला, ये वबाई मर्ज की बात की जा रही है, इसमें आपने देखा कि हुकूमत ने बराह रास्त एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 फी खानदान, जो गरीब खानदान थे लाखों करोड़ों, उनमें तकसीम किया। अब उनसे उनकी खरीद जो कुव्वत खरीद थी वो बड़ी, उन्होंने जो वो जाकर मार्केट में जब वो खर्च किए तो इससे कारोबारी सरगर्मियों का हुजम बढ़ा। तो इससे जो कारोबार था वो सुकड़ने के बजाय वो फैलना शुरू हुआ और अपने वो डूबने से बच गया। तो अवाम का उस वक्त ये कहना था कि ये 700 बिलियन में से, $700 बिलियन में से 350 जो माली इदारों को दिए जा रहे हैं वो कम किए जाएं, बल्कि वो बराह रास्त अवाम को या कारोबारी इदारों को दिए जाएं। अब इस मकसद से निमटने के लिए कि इन तमाम मामलात पर कैसे माली इदारों को भी बचाया जाए और दूसरी जानिब अवाम को रोजगार मुहैया किए जाए, उनके गुर्बत को कम किया जाए, तो फिर उस वक्त ओबामा हुकूमत ने एक प्लान, एक मंसूबा जो है वो फिर अवाम के सामने पेश किया। उस वक्त खैर मीडिया के सामने पेश किया। उस मंसूबे के तहत हुकूमत ने ये किया कि जो 19 बड़े माली इदारे थे अमेरिका के, उन अदारों की एक लिस्ट बनाई गई और उन्हें कहा गया कि वो उसी सूरत में उन अदारों को बचाया जा सकता है कि अगर वो एक मुतबादिल प्रोग्राम पर काम करें। उस मुतबादिल प्रोग्राम में ये था कि ये जो बड़े 19 अदारे हैं, ये उन्हें 6 माह का वक्त दिया गया कि वो इन 6 माह के वक्त में प्राइवेट जराए से या छोटे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे सरमाया इकट्ठा करें। और उसकी एक थ्रेश होल्ड बनाई गई। थ्रेश होल्ड से मुराद यहाँ पर एक हद मुकर्रर की गई कि इस हद के अंदर अंदर उन्होंने इतना सरमाया इकट्ठा करना है ताकि वो जो बैंक हैं, बड़े अदारे, वो डूब ना सकें। और अगर इस सूरत में वो सरमाया इकट्ठा ना कर सकें और 50% से ज्यादा सरमाया जो टोटल, यानी एक अदारे का अगर सरमाया $100 है, उसमें से $50 अगर हुकूमत देगी तो फिर वो अदारा जो है वो हुकूमत नेशनलाइज कर लेगी, यानी वो बैंक फिर नेशनलाइज किया जाएगा ताकि उसे अगर डूबने से बचाए तो हुकूमत उस पर फिर अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, अपने जो अफराद हैं वो बिठाएंगे मैनेजमेंट में हर सतह पर, और वो अदारा फिर प्राइवेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर 50% से कम सरमाए की जरूरत पड़ी हुकूमत की जानिब से तो वो अदारा फिर प्राइवेटाइज रहेगा, वो फिर हुकूमत की इमदाद से वो चलेगा। इस तमाम मामले को स्ट्रेस टेस्ट का नाम दिया गया, यानी स्ट्रेस टेस्ट से देखा जाएगा कि 6 माह में वो अदारे अपने बलबूते पर खड़े हो सकेंगे या नहीं।
अब इससे 3 जो मकासद थे वो हासिल करने थे। पहला मकसद ये था कि जो मार्केट थी माली मार्केट उसे इस्तेहकाम मिले। दूसरी जानिब जो उसके शेयर होल्डर्स हैं इन तमाम बड़े-बड़े इदारों के, उन्हें एतमाद मिले कि उनके अदारे डूब नहीं रहे बल्कि उनकी पुष्ट पर सरकार जो है वो खड़ी है। और तीसरी जानिब जो अवाम का पैसा था यानी अवाम, उन्हें भी ये पैगाम मिले कि पहले तो बैंक अपनी जो इस्तात है, अपनी जो सलाहियत है वो आजमाएंगे। अगर उसके बाद वो मौका मिला, वो बैंक अगर सर्वाइव ना कर सके तो फिर अवामी टैक्स के पैसे से उनकी मदद की जाएगी। तो ये मकासद हासिल करने थे। अब क्या इन मकासद के हुसूल से उन बैंकों को बचा लिया गया? क्या माली दुनिया को बचा लिया गया? इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर जो तबसरा होगा वो फिर अगली किसी नशिस्त में रखेंगे। लेकिन इस बात को ख़त्म करने से पहले मैं क्योंकि एक और बुक का हवाला भी देना चाहूँगा जो उस वक़्त के जो फेडरल रिज़र्व के बैंक चेयरमैन थे बेन बर्नान के, वो और टिमोथी गिथनर जो इस वक़्त जो ओबामा दौर में 1 साल के लिए वज़ीर ख़ज़ाना रहे, और तीसरे एक और पॉल्सन थे, एक वो भी फेडरल रिज़र्व बैंक के चेयरमैन रहे। इन तीनों की एक बुक थी, वो उस दौर में लिखी गई। वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो फिर बुक आपके सामने लेकर आऊँगा और उसमें देखा जाएगा कि माली बहरान से इन तमाम अदारों ने और अफ़राद ने कैसे मिलकर निपटा। तो इंशाल्लाह वो बुक भी आप अपने रेफ़रेंस में ज़रूर रखिए। बहुत शुक्रिया।